हेलो एस्पिरेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके आप अपने प्री का स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और जो भी बातें इस वीडियो में सिखाई गई हैं, ठीक है, इन चीज का अगर आप अपने मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो फाइनल एग्जाम में जो यूपीएससी का एग्जाम होगा प्रीलिम्स का, उसमें आप आसानी से 30 से 40 मार्क्स एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं और इसके थ्रू आप आसानी से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स विदाउट एलिमिनेशन। क्या बिना एलिमिनेशन के हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे, और अगर ना तो क्यों नहीं? ठीक है, इसका प्रूफ भी आपको वीडियो में दिया जाएगा। फिर हम बात करेंगे ये जो एलिमिनेशन होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे कि एलिमिनेशन करने का राइट अप्रोच क्या होना चाहिए, कब हमें एलिमिनेशन करना चाहिए, कितने सवालों में एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करना चाहिए और कब हमें एलिमिनेशन ट्रिक यूज नहीं करनी चाहिए। और फाइनली हम देखेंगे बहुत सारे एलिमिनेशन के ट्रिक्स, ठीक है, उनके लाइव प्रूफ के साथ। प्रूफ कहाँ से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे इन ट्रिक्स की मदद से और आपको दिखाएंगे कि कैसे आप आसानी से, ठीक है, जिन सवालों के बारे में आपको जीरो नॉलेज है ऐसे सवाल भी आप आसानी से इन ट्रिक्स को यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या हम बिना एलिमिनेशन ट्रिक्स को यूज किए प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नो। आप अगर एलिमिनेशन ट्रिक्स का यूज नहीं करते तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में ना नॉलेज प्लस एलिमिनेशन दोनों मिला के उस स्कोर तक पहुंचते हैं जो आपको प्रीलिम्स में सक्सेस दिला सकता है। अगर इनमें से एक भी ना हो या आपके पास अगर नॉलेज नहीं है, आपको सारे एलिमिनेशन के ट्रिक्स पता है, फिर भी आप फेल करोगे। और आपके पास अगर नॉलेज है और एलिमिनेशन ट्रिक नहीं है, फिर भी आप फेल ही करोगे। तो अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको दोनों का ही नॉलेज होना पड़ेगा। आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए जो रिक्वायर्ड है, और आपको एलिमिनेशन ट्रिक्स के भी आइडियाज होने चाहिए। ठीक है, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कोई भी जो एलिमिनेशन ट्रिक्स का यूज नहीं करता वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूपीएससी का जो पेपर होता है ना उसमें देखा गया है कि इजी क्वेश्चन जो होते हैं वो 30 से 40 होते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये वैसे क्वेश्चन हैं जिनमें आप क्वेश्चन देख के परफेक्टली बता सकते हो कि अगर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। आपको पता होता है कि इन क्वेश्चंस का आंसर परफेक्टली क्या है। ठीक है, क्यों पता होता है? क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ये स्टैंडर्ड सोर्सेज से आते हैं, या फिर ये बहुत ही आसान होते हैं जिसे हर कोई आसानी से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि एक लड़का है जिसने 2 ढाई साल, पिछले 1.5 साल बहुत ही मेहनत मन लगा के पढ़ाई की है। ठीक है, अगर उसने 12 से 14 घंटे की पढ़ाई बहुत मन लगा के की है ना, फिर भी वो यूपीएससी में 40 क्वेश्चन ही ऐसे कर पाएगा जिसमें वो श्योरली बोल पाएगा कि हाँ, ये जो आंसर है मुझे श्योर पता है। तो मान लीजिए कि अगर उसने 40 आंसर करे, ठीक है, 40 करे तो 42 जा 80, यानी कि उसके मार्क्स कितने हुए? 80 मार्क्स। अब देखिए अगर उसके 80 मार्क्स भी आते हैं और वो बाकी ये जो दो मॉडरेट और डिफिकल्ट है, इनमें क्या होता है, मॉडरेट में आपको दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूजन होता है। आपको पता होता है कि या तो ऑप्शन ए आंसर है या तो ऑप्शन बी आंसर है, या फिर कुछ जो ऑप्शंस दिए गए होते हैं उसमें आपको कुछ आइडिया होता है कि ये वाला ऑप्शन, जैसे मान लीजिए कि कुछ यहाँ पे दिया गया है एक क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी
डी। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 4। इसमें दिया गया है ए एंड बी ओनली। यहाँ पे ए बी और सी, यहाँ पे बी एंड सी ओनली, यहाँ पे बी एंड डी। अगर ऐसे ऑप्शंस फ्रेम किए गए हैं और आपको इनमें से दो ऑप्शन पता है कि ये वाला ऑप्शन तो सही है पर ये वाला गलत है, तो अगर आपको पता है कि बी गलत है, ठीक है, यहाँ का ये ऑप्शन चेंज कर देते हैं, नहीं तो ये सवाल ही सॉल्व नहीं होगा। इसको बता देते हैं सी एंड डी। ठीक है, तो अगर आपको पता है इनमें से कुछ ऑप्शंस पता है, जैसे कि ऑप्शन ए सही है ये बात आपको पता है, ऑप्शन बी गलत है ये बात आपको पता है, इन दो के बारे में आपको पता नहीं, तो अगर ऑप्शन बी गलत है तो यहाँ देखिए इस वाले में ऑप्शन बी है, इसको आप एलिमिनेट कर दोगे, यहाँ भी ऑप्शन बी है, इसको भी एलिमिनेट कर दोगे, यहाँ भी ऑप्शन बी है, इसको भी एलिमिनेट कर दोगे। तो आपके ये जो थोड़े बहुत आइडियाज होते हैं ना जिस सवाल में, यानी कि दो ऑप्शन के बीच दो ऑप्शन के बारे में आपको पता है कि हाँ ये सही है या फिर गलत है, तो वैसे टाइप के क्वेश्चन 30 to 40 होते हैं। ठीक है, तो इन आइडियाज के बेसिस पे, यानी कि इस नॉलेज के बेसिस पे आप क्या करते हो, आपके पास कुछ नॉलेज है और उस नॉलेज के बेसिस पे आप एलिमिनेशन को यूज करते हो और ये 30 to 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, तब जाके आपका नंबर, इसमें मान लीजिए कि 30 to 40 क्वेश्चन और आपने पहले कितने थे 30 to 40 क्वेश्चन, तो इसमें से मान लीजिए कि आपने 30 क्वेश्चन राइट करे, 30 into 2 कितना हो जाएगा 60, तो 60 नंबर तो आपको वहां से मिल गए। अब यहाँ क्या है, यहाँ आप दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हो, यानी कि आप एलिमिनेट तो कर पा रहे हो बट आप या तो दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हो या तो तीन ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हो, तो यहाँ आप एलिमिनेशन का यूज करके मान लीजिए कि यहाँ आप कितने सही कर लेते हैं, 40 में से आप 20 सही कर लेते हैं। अगर 20 सही कर लेंगे तो यहाँ आपको नंबर मिलेगा 40। ठीक है, और 20 आपने गलत भी किए होंगे तो उसके भी नंबर कट होंगे। ठीक है, तो 20 आपने गलत किए हैं तो उसके भी नंबर कट करके मान लीजिए कि आपका टोटल नंबर बनता है, ये बन गया 100। और क्योंकि आपने 20 क्वेश्चंस गलत भी किए हैं तो उसके हम कुछ मार्क्स काट देते हैं, मान लीजिए कि 1/3 यानी कि 6-7 मार्क्स हम कट कर लेते हैं, तब भी आप कहाँ आते हो 93 पे। तो आप ऑलमोस्ट नियर अबाउट कट ऑफ कब पहुंचते हो, जब आप इजी क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो और आप एलिमिनेशन का भी यूज करते हो। ठीक है, कोई भी ऐसा इंसान जो सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व करता है, ठीक है, बस उसे नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व करना है, तो वो सिर्फ 30 से 40 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएगा और उससे उसका प्री क्वालिफाई नहीं होगा। इस वजह से अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा, बट एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कब और कहाँ करना है, ये है स्मार्टनेस। आपको इतनी स्मार्टनेस, इतना आइडिया होना पड़ेगा कि आपको इन एलिमिनेशन टेक्निक्स और ट्रिक्स का यूज कब करना है। यही हम अब सीखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि इन डिफिकल्ट क्वेश्चन का क्या। ये क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट होते हैं ना कि इनको कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर पाता। ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, ये किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स से नहीं होते, यानी कि जो भी आपने किताबें पढ़ी है वहां से नहीं होते, और इनका एकमात्र ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टूडेंट को एक ट्रैप में फंसा दिया, है ना, स्टूडेंट को एक ट्रैप में फंसा दिया जाए कि वो इसके चक्कर में वो बहुत सारे सोर्सेस पढ़ने लगे और फिर वो एक ट्रैप में फंस जाए कि उसका प्री कभी क्वालिफाई ना हो। तो ये जो 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं ना, जो बहुत टफ लेवल के होते हैं, इन पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि जब हम एलिमिनेशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, एलिमिनेशन का यूज कर रहे हैं, तब हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, किन प्रायोरिटीज के बेसिस पे हम एलिमिनेशन ट्रिक्स को यूज करेंगे। तो सबसे पहली जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो है नॉलेज, यानी कि जो फर्स्ट 30 to 40 क्वेश्चन थे जिनको आपने नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व किया, उसमें आपको कोई ट्रिक नहीं लगाना। यानी कि अगर आपको पता है कि जैसे ये क्वेश्चन है
और इसमें ए बी सी डी ऑप्शन है और आपको पता है कि इसका आंसर बी है, ये आपने कहीं पढ़ रखा है। तो ऐसे सवालों में आपको एलिमिनेशन ट्रिक्स नहीं लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है नॉलेज बेस्ड एलिमिनेशन, ठीक है। नॉलेज बेस्ड एलिमिनेशन भी मैंने आपको बताया था कि आपको एक दो ऑप्शंस के बारे में नॉलेज है, यानी कि आपने उन एक दो ऑप्शंस को कहीं ना कहीं पढ़ रखा है और आप उन एक दो ऑप्शंस के बारे में जानते हो, तो उसके बेसिस पे आप जो एलिमिनेशन करोगे ना उसको बोलेंगे नॉलेज बेस्ड एलिमिनेशन। ट्रिक बेस्ड एलिमिनेशन, बहुत सारी ट्रिक्स होते हैं जिन ट्रिक्स के बारे में हम इस वीडियो में लास्ट में सीखेंगे। जैसे कि एक ट्रिक होता है कि जितने भी एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स जैसे कि ऑल, नन, ड्रास्टिकली, ठीक है। तो ऐसे एक्सट्रीम वर्ड जिन स्टेटमेंट में आ जाए उनके चांसेस होते हैं कि वो गलत होंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और भी ट्रिक्स होते हैं जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो एलिमिनेशन होता है ना वो होता है भगवान भरोसे, यानी कि आपने ये तीनों ट्राई कर लिया, ठीक है। नॉलेज बेस्ड ट्राई कर लिया, नॉलेज बेस्ड एलिमिनेशन भी कर लिया आपने, और ट्रिक जितने सिखाए गए थे उसको भी यूज कर लिया। पर अभी भी आप जब अपना मार्क्स काउंट कर रहे हो तो आप अभी भी 70 टू 80 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। आपने अभी भी आपका क्वेश्चन जो हो रहा है वो 60 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए हो, यानी कि अभी भी 40 क्वेश्चन बाकी है। यानी कि 60 क्वेश्चन में आपको क्या है, 60 का 60 करेक्ट होगा तो 120, बट ऐसा तो कभी होगा नहीं कि 60 टू 60 करेक्ट हो जाए। मान लीजिए आपका 50 करेक्ट हो रहा है, यानी कि 50 मतलब 100 मार्क्स, और 10 गलत भी तो हो रहा है तो उसके नंबर माइनस भी होंगे, है ना। तो अगर आपने 60 ही क्वेश्चन करे हैं अभी तक, पहले नॉलेज बेस्ड, फिर नॉलेज बेस्ड एलिमिनेशन और फिर ट्रिक बेस्ड, इसमें सिर्फ 60 या फिर 55 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हो आप, तो आपको भगवान भरोसे तुक्केबाजी करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आप अगर इनके मदद से 70 टू 80 क्वेश्चन कर पाते हो तो आपको ये भगवान भरोसे वाले तुक्केबाजी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब चलिए आगे वीडियो में देख लेते हैं कि नॉलेज बेस्ड एलिमिनेशन का हम यूज कैसे करें प्रूफ के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से, और ट्रिक बेस्ड एलिमिनेशन का यूज कैसे करें। ये क्वेश्चन है इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ दिया गया है कि गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाई आईआईबी, ठीक है। हो सकता है आपको इसके बारे में पता ना हो, आपने नहीं पढ़ा। IIG provide protection of the investors to the investors from uncertainty regarding inflation। ये भी मैंने मान लिया कि आपको पता नहीं है। The interest received as well as capital gain on IIB are not taxable। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी इंटरेस्ट आप रिसीव करते हो IIB के थ्रू वो टैक्सेबल नहीं है। अब कहीं ना कहीं आपने अगर IIB पढ़ा होगा तो उसमें मान लीजिए ये तो आपने पढ़ा होगा कि वो टैक्सेबल है या टैक्सेबल नहीं है। अगर आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट पता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इस सवाल का आपको ये स्टेटमेंट पता हो या फिर हर सवाल का वो स्टेटमेंट जिससे एलिमिनेशन हो रहा है वो पता हो, बट ऐसा भी नहीं होगा कि हर सवाल में पता ना हो, ठीक है। तो उसकी मदद से आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपको पता है कि ये गलत है, अगर ये गलत है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, और ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, और हमें पता है कि 3 आंसर नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, 1 एंड 2 ओनली। तो मैं यहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको 3 स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट के बारे में भी पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो आप आसानी से उसके मदद से एलिमिनेशन कर सकते हैं। हर सवाल में आपको एक दो स्टेटमेंट पता हो जरूरी नहीं है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द सवालों में आपको एक या दो स्टेटमेंट के बारे में जानकारी होती है। ये है, ये भी 2022 का क्वेश्चन था, ये भी 2022 से ही लिया गया। Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act was passed।
अब कंटेंट ऑफ कोर्ट हमेशा ही न्यूज में रहता है, तो आपने जब भी कंटेंट ऑफ कोर्ट का करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो उसमें एच.एन. सन्याल कमेटी का मेंशन है या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने जहां भी पढ़ा था वहां ये मेंशन नहीं था, यानी कि ये स्टेटमेंट मुझे नहीं पता होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, तो उसमें भी ये पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास पावर है। तो यहां से क्या पता चला हमें कि टू सही है। अगर टू सही है तो ये नहीं हो सकता आंसर, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें भी टू नहीं है और इसमें भी टू नहीं है। आगे पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कॉन्टेम्प्ट एंड क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। ठीक है, तो अगर आपने कहीं भी न्यूज में ये पढ़ा होगा ना, तो उस न्यूज में साफ साफ बताया गया है कि एक सिविल एंड क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट एक्ट है, कॉन्टेम्प्ट एक्ट, जो कि पार्लियामेंट ने पास किया है और वहां इन दोनों का डेफिनेशन दिया गया है। और ये हर एक करंट अफेयर्स कंपाइलेशन में मेंशन था, क्योंकि जब भी कोई आपको सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट पढ़ाएगा तो वो बताएगा ना कि सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है ये कहाँ डिफाइंड है। ठीक है, तो ये सबको पता होना चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है। तो इससे आप क्या एलिमिनेट कर सकते हो? थ्री एलिमिनेट, थ्री ऑलरेडी यहाँ से एलिमिनेट है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉस ऑन कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इंडिया में किसको पावर दी गई है कि वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे क्या कर सके, कानून बना सके? ये पावर पार्लियामेंट के पास है। ये भी चीज लक्ष्मीकांत में दी गई है। तो आपने लक्ष्मीकांत अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो ये भी आपको पता होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4। तो आपने देखा कैसे कि आपको अगर एक दो स्टेटमेंट पता हो, जैसे मुझे यहाँ पे कौन सा, ये वाला स्टेटमेंट पता था और ये वाला स्टेटमेंट पता था। इस सवाल को हम और भी तरीके से कर सकते हैं। एक बार मैं इरेज कर दूं, इरेज कर दिया। अब इस सवाल में मान लीजिए कि मुझे ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, बट लास्ट के दोनों पता है कि ये वाला गलत है और ये वाला सही है। तो थ्री क्योंकि गलत है तो यहाँ से थ्री को एलिमिनेट कर देंगे, तो ये दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। और फोर सही है तो फोर यहाँ तो नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे फोर है इसलिए ये सही आंसर होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं नॉलेज बेस्ड एलिमिनेशन, यानी कि आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कुछ ऑप्शंस के बारे में पता है, इसलिए आप उसके मदद से एलिमिनेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये कब होगा? सबसे पहले आप क्या करोगे, जिस नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व करोगे, यानी कि जिसमें आपको 100% श्योरिटी है कि हाँ यही आंसर होगा, उस सवालों को सॉल्व करोगे। फिर इसके बाद आप करोगे नॉलेज बेस्ड एलिमिनेशन वाले सवालों को सॉल्व, है ना। और इसके बाद हम आएंगे एलिमिनेशन ट्रिक्स के बेसिस पे कैसे सॉल्व करें सवालों को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि एलिमिनेशन ट्रिक्स क्या है और उनके प्रूफ। तो पहला रूल हमारा कहता है नेम ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर रॉन्ग, यानी कि कहीं भी अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है तो उसके चांसेस है 99% चांसेस है कि वो गलत होगा। जैसे कि यहाँ पे 2022 का क्वेश्चन नंबर 42 है। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन पार्टनरशिप विद क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च अ ग्लोबल इनिशिएटिव EP100। तो यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी किसका नाम है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। और क्या बोल रहा है रूल कि जहां भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए चांसेस ये है कि वो ऑप्शन गलत होंगे, और इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन में एलिमिनेशन कर सकते हैं। इसी चीज को यहाँ देखिए, इसके बेसिस पे हम सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ से हमें पता चल गया कि ऑप्शन टू गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमेशा गलत होता है, मतलब हमेशा नहीं, 90% ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम ये गलत होता है। तो ये अगर पता चल गया कि आपको ये गलत है तो आप क्या करोगे, यहाँ से टू को एलिमिनेट करोगे। इस ऑप्शन में टू है, एलिमिनेट हो गया। यहाँ भी टू है, ये भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ भी टू है, ये भी एलिमिनेट।
बाकी क्वेश्चन के बारे में आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, आपका सिर्फ इस ट्रिक की मदद से ये आंसर आपको मिल गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है। द इंडिया सैनिटेशन कोलिशन, इंडिया का जो सैनिटेशन कोलिशन है, इज ए प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड सस्टेनेबल sanitation and is funded by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। रूल क्या कहता है, जैसे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इंटरनेशनल बॉडी का नाम दिया जाएगा तो चांसेस ज्यादा है कि वो ऑप्शन गलत होगा। तो यहाँ से भी अगर हम वन को गलत कर दें, यहाँ से हमने वन को गलत कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ से वन एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बच गए हैं, इसमें 50-50 चांसेस है कि कौन से। अगर आपको सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता, ठीक है, अगर बिल्कुल ही नहीं पता तो भी आप 50-50 का रिस्क ले सकते हो और कोई भी ऑप्शन इनमें से लगा सकते हो। ठीक है, ये दो एग्जांपल जो है सिर्फ 2000। उसके बाद 2022 का ये सवाल 76, इट इज ए कमिटी सेट अप बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन था जिसमें ये दिया गया था और ये भी स्टेटमेंट गलत था। यहाँ पे वाटर क्रेडिट से रिलेटेड एक सवाल था 2021 में। इट इज ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ भी देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का नाम है और ये भी स्टेटमेंट गलत था। इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि जब भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आए, अगर आपको श्योर नहीं पता कि वो सही है, ठीक है, यानी कि वो पहले कैटेगरी में नहीं आता जिसमें हमने बात की थी नॉलेज के बेसिस पे, जब आप पेपर को सॉल्व करते हो तो आपने कहीं पढ़ रखा है और आपको श्योर पता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ही सही है, तब तो आप नहीं लगाओगे एलिमिनेशन ट्रिक। पर आपको नहीं पता, तब आप ऐसे स्टेटमेंट को गलत कर दोगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। अगली जो ट्रिक है, अच्छा ये तो अभी अभी हमने डिस्कस कर ही लिया इसे, वाटर क्रेडिट वाला सवाल डिस्कस नहीं किया था। तो वाटर क्रेडिट पे ये सवाल था और क्या बोला गया था, इट इज लॉन्च्ड बाय ये। तो हमें पता चल गया कि ये टू कैंसिल हो गया, तो टू यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, टू यहाँ से कैंसिल, टू यहाँ से कैंसिल। आपको ये और ये नहीं भी पता है फिर भी आप आंसर आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, ये है पावर ऑफ एलिमिनेशन। आगे देखते हैं। अब यहाँ बोला जा रहा है कि डेटा फैक्ट्स आर मोस्टली रॉन्ग, यानी कि कोई भी डेटा दिया गया है या फिर फैक्ट्स दी गई है तो चांसेस है कि वो रॉन्ग ही होगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे अदर देन यूएस रशिया इंडिया इज द ओनली कंट्री, ये भी रूल हम पढ़ेंगे बाद में कि ओनली जहां भी चांस, ओनली जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स जहां भी यूज होते हैं उनको हम, अगर हमें श्योर नहीं पता कि वो सही है तो हम उनको गलत ही मार्क करते हैं। बट अभी हम इस रूल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं तो हम अपना रूल देखें। एस्ट्रोसॉट एस्ट्रोसेट इज ए 2000 kg सैटेलाइट और इन एन ऑर्बिट एट इतना किलोमीटर। ठीक है, तो आपने अगर इस न्यूज को, ये न्यूज में था एस्ट्रोसेट इसलिए इससे सवाल पूछा गया था, और आप देख रहे हो कि यहाँ भी डेटा है, यहाँ भी डेटा है। तो क्या होता है ना, जब कोई भी एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा होता है तो डेटा को हल्का सा चेंज कर देता है, हल्का सा नहीं मतलब बहुत ज्यादा चेंज कर देता है, ताकि अगर आप उसके अराउंड का भी फिगर जानते हो, ठीक है, अगर आपको पता है कि ये 1650 किलोमीटर अबव नहीं बल्कि 350 या फिर 450 के आसपास ही इसको रखा गया है, तो भी आप आसानी से एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, तो जहां भी आपको डेटा और फैक्ट्स मिले और आपको श्योर पता नहीं है कि वो डेटा और फैक्ट्स सही है, तो ऐसे स्टेटमेंट को आप गलत ही मार्क कर दो। तो यहाँ से अगर आप टू को गलत मार्क करते हो तो ये भी गलत हो गया, और बोथ वन एंड टू, तो यहाँ भी टू है, ये भी गलत हो गया। अब आप 50-50 चांसेस ले सकते थे, लेकिन दूसरा रूल ये भी कहता है कि एक्सट्रीम वर्ड जहां भी आ जाए ओनली और आपको श्योर कुछ पता नहीं है तो आप इसको भी गलत ही मार्क करोगे, तो इससे आपका नीदर वन नीदर टू ही आंसर निकल आएगा।
समझ में आ रहा है रूल? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम रूल का एक और भी एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया गया। इनॉग्रल IONS was launched in India in 2015, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन नेवी। तो यहाँ दो फैक्ट्स है। एक फैक्ट है कि ये 2015 में लॉन्च हुआ है और चेयरमैनशिप किसका था? इंडियन नेवी का। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है कि जहां भी फैक्ट्स आ गए और इन फैक्ट्स के बारे में हमें आइडिया नहीं है कि ये सही है या गलत, तो हम इनको गलत ही मार्क करेंगे। तो अगर हमने इनको गलत मार्क कर दिया तो वन यहाँ से गलत हो गया, यहाँ भी वन है तो ये भी गलत हो गया। अब दो ऑप्शन है, इनमें आप 50-50 का रिस्क ले सकते हो। आप चाहे ये क्लिक कर दो, चाहे ये क्लिक कर दो। ठीक है, अगला रूल कहता है कि स्टेटमेंट्स लाइक एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, ठीक है, ऐसे कोई भी स्टेटमेंट्स आते हैं तो वो मोस्टली रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अभी तक जितनी बार भी ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं 100% वो गलत हुए हैं। ठीक है, 2021 में दो क्वेश्चंस यहाँ पे रूल दो राइट थे, दो क्वेश्चंस ऐसे रूल पे बेस्ड थे, दोनों ही गलत थे। ठीक है, दोनों ही ऑप्शंस गलत थे जिनमें ऐसे टर्म्स यूज हुए थे। 2020 में भी और 2022 में तीन बार ऐसे टर्म्स का यूज हुआ था और तीनों टाइम्स वो स्टेटमेंट जो थे वो गलत थे। यानी कि इस ट्रिक की एक्यूरेसी कितनी है? 100% एक्यूरेसी है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल में 2022 का क्वेश्चन नंबर 11, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कोर्ट, सिविल कॉन्टेम्प्ट एंड क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस बोला है इसलिए हम इसको गलत कर देते और फिर इसके मदद से बाकी ऑप्शन से बाकी ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर देते। उसके बाद 2022 का ही क्वेश्चन नंबर 14, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स। ठीक है, ये भी गलत हो जाता। रूल कहता है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम आएगा, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन, ये सारी चीजें गलत हो जाएगी। 2021 का क्वेश्चन नंबर 1, certain provisions of the constitution in the constitution of India give the central government the right to issue directions to RBI। ये भी क्यों? क्योंकि सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस वजह से ये भी स्टेटमेंट हो जाता गलत और इसके मदद से हम बाकी सवाल आसानी से कर पाते। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, ये भी हो गया गलत। ठीक है, तो रूल समझ में आ रहा है, जब भी ऐसे टर्म्स का यूज किया जाए तो आप क्या कर सकते हैं? आप वैसे स्टेटमेंट को गलत मार्क कर सकते हैं। सॉल्व कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज, इसी से हमें पता चल गया कि ये स्टेटमेंट गलत है। इसको अगर मैं रॉन्ग कर दूं तो यहाँ से मुझे पता चल गया ये गलत हो गया और इसमें भी वन है तो ये भी गलत हो गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे हैं। अगर मुझे इससे पता है कि ये सही है तब तो ठीक है, अगर नहीं पता है, ठीक है, तो फिर मैं 50-50 का रिस्क ले सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ओनली ऑफिसर यहाँ पे दिया गया। ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड ऐसे भी गलत होते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ भी दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गलत, तो ये एक्सट्रीमनेस की वजह से ये गलत हो गया और ये अभी जो हम रूल कर रहे थे उसकी वजह से गलत हो गया, तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी। ऐसे क्वेश्चंस में आपको अगर आंसर बिल्कुल भी नहीं पता है फिर भी स्टेटमेंट को पढ़ के एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करके आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ भी देखिए सर, ओके, ये सेम ही है। अब यहाँ पे चौथा रूल जो है वो कहता है कि स्टेडिली इंक्रीज और स्टेडिली डिक्रीज वाले स्टेटमेंट्स रॉन्ग होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है द ग्रोथ, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। तो हमने क्या सीखा है रूल में कि स्टेडीली इंक्रीज वाले टर्म वाले स्टेटमेंट गलत होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। वैसे ही ये भी स्टेटमेंट हो जाएगा गलत रूल के हिसाब से। ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इकोनॉमी में जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ हमारा बढ़ता है, फिर मान लीजिए कोरोना वायरस पेंडेमिक हो गया, फिर घट जाएगा, फिर अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो बढ़ जाएगा, फिर चीजें घट जाएगी। तो इकोनॉमी में ना चीजें बढ़ती घटती रहती है, यानी कि स्टेडीली इंक्रीज और स्टेडीली डिक्रीज बोल रहा है, तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वैसे स्टेटमेंट गलत ही होंगे। ठीक है। अगला रूल देख लेते हैं। हार्ड टू प्रूव फैक्ट्स आर करेक्ट। यानी कि ऐसा कोई फैक्ट दिया गया है जिसको आप प्रूफ ही नहीं कर सकते। ठीक है। तो वैसे फैक्ट क्या होते हैं, वैसे फैक्ट करेक्ट होते हैं, क्योंकि कोई उसका प्रूफ ही नहीं कर सकता कि वो गलत है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल तो आप समझोगे नहीं आसानी से, यहाँ पे समझा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू पोर्टुगीज राइटर, ठीक है, ये जो राइटर आए थे विजयनगर एम्पायर में, विजयनगर एम्पायर में उस समय क्या क्या होता था, रेसलिंग होता था, एस्ट्रोलॉजी होता था, अकाउंटिंग होता था, ये क्या है, सूद सेइंग होता था। तो ये ना बहुत मुश्किल है कि कोई प्रूव कर पाए कि वहाँ किसी गांव में, विजयनगर के किसी गांव में रेसलिंग होता था या नहीं होता था, एस्ट्रोलॉजर होते थे या नहीं होते थे, है ना। ये बहुत हार्ड टू प्रूव फैक्ट है, इस वजह से ऐसे स्टेटमेंट को हम सही मान लेते हैं। समझ में आ रहा है। इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ भी कौन सा है ये। ओके। वर्ड्स लाइक मोर देन एंड लेस देन। अब यहाँ पे जैसे हमने सीखा है कि वर्ड्स लाइक ऑल, नन, नथिंग, नेवर, ड्रास्टिकली, ये सब वर्ड क्योंकि ये एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, इनके गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वैसे ही जो वर्ड्स होते हैं मोर देन, लेस देन, ऐसे वर्ड्स क्योंकि ये लाइट वर्ड्स हैं, ठीक है, इनके सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगला ट्रिक देख लेते हैं। अगला ट्रिक है, मोर देन फोर स्टेटमेंट्स अगर हो, चार स्टेटमेंट से अगर ज्यादा हो, तो इवन ऑप्शंस में इवन आंसर्स आते हैं। ये आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, मैं आपको समझा दूँ। 2022 में ऐसे फोर क्वेश्चंस आए थे और फोर में से द रूल केम टू बी रॉन्ग, दो बार ये रूल रॉन्ग हुआ था, बट इससे पहले देखिए 2020 में इसकी एक्यूरेसी 100% थी। ठीक है। और यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी कितनी परसेंट है 2022 में, 66%। और 66% अगर एक्यूरेसी है तो ऐसे में आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपको हमेशा पॉजिटिव मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है। तो देख लेते हैं, क्या बोला गया कि अगर फोर स्टेटमेंट्स हो तो इवन ऑप्शंस अगर होंगे तो इवन आंसर्स ही होंगे। जैसे फोर स्टेटमेंट्स है, 2, 3, 4, फोर स्टेटमेंट्स है, तो फोर स्टेटमेंट्स है तो इवन आंसर्स ही होंगे। जैसे ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट। ठीक है, इवन आंसर्स सिर्फ दो पेयर करेक्ट हैं। चार स्टेटमेंट थे इसलिए इवन आंसर्स होंगे। अगर पांच स्टेटमेंट होते, यानी कि पांच स्टेटमेंट मतलब क्या, ओड ऑप्शंस, तो ओड आंसर्स ही होते हैं। तो यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स है तो चार इवन नंबर है, यानी कि आंसर भी जो होगा वो इवन ही होगा, तो ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या करते हैं ना, वो मान लीजिए कि ये है, तो इसका ऑप्शन इधर कर देते हैं और इसका ऑप्शन इधर कर देते हैं, किसी दो को इंटरचेंज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि दो स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं और बाकी दो सही हो जाते हैं। समझ में आ रहा है। यानी कि अगर स्टेटमेंट चार से ज्यादा हो और इवन ऑप्शन दिए गए हो, 1, 2, 3, 4, ठीक है, इवन ऑप्शन है, तो इनका आंसर भी इवन ही होता है। यहाँ भी देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, चार स्टेटमेंट है, तो चार स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि इनका ऑप्शन, इनका जो आंसर होगा वो भी इवन ही होगा, यानी कि टू पेयर्स ही करेक्ट होंगे। समझ में आ रहा है। ओके। अगला रूल देखते हैं। ओके, ये भी सेम ही है यहाँ पे।
1 2 3 4, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं और यहाँ पे ये 3 एंड 4 करेक्ट हो रहा है। 3 एंड 4 मतलब क्या? ओनली टू ऑप्शंस आर करेक्ट। और हमने भी क्या पढ़ा था कि अगर 4 हो, मतलब ये चीजें इवन हो स्टेटमेंट में, ये इवन हो तो आंसर भी इवन ही होंगे, यानी कि 2 ही आंसर सही होंगे, बाकी सारे गलत होंगे। समझ में आ गए? कि नेक्स्ट, ये पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। एक्सट्रीम वर्ड्स ऑलवेज, नेवर, ऑल, एवरीवन, नन, नो, एनी, ड्रास्टिकली, एनॉर्मसली, एंटायर, ये सारे वर्ड जो होते हैं वो एक्सट्रीम कैटेगरी के वर्ड होते हैं और इस वजह से इनको जनरली गलत माना जाता है। हमेशा गलत नहीं होते, बट 80 to 90% ऑफ द टाइम्स ये गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है एडवांटेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। It will replace multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in India. It will replace, यहाँ से मुझे ये स्टेटमेंट पता नहीं चल रहा सही या गलत। इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस, यहाँ से रूल के हिसाब से ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। अगर 2 हो गया गलत तो ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ठीक है, 3 पढ़ लेते हैं। इट विल एनॉर्मसली इंक्रीज, यानी कि एनॉर्मसली ये भी आ गया इसमें, तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगा। यानी कि आंसर क्या हुआ? आंसर हो गया 1 ओनली। समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ भी देख लेते हैं। विथ रिफरेंस टू एग्रीकल्चर सोयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सोयल ड्रास्टिकली, फिर से ड्रास्टिकली, इरिगेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रोल। कैन कंट्रोल मतलब क्या है? ये लाइट वर्ड है। कैन, में, माइट, इन सबको लाइट वर्ड कंसीडर किया जाता है और ये इन्हें अगर हमें परफेक्टली पता ना हो कि ऑप्शन सही है या गलत, तो ऐसे ऑप्शंस को हम सही मानते हैं। तो ये इसकी वजह से ये गलत हो गया, ठीक है, और ये सही हो गया। तो मान लीजिए ये आपको पता है या नहीं। यहाँ भी देखिए एनी रोल दिया गया है, एनी को भी हम एक्सट्रीम वर्ड मानते हैं, तो इसके थ्रू तो हम ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही निकला? 3 ओनली। देखिए अगर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता ना इन आंसर्स के बारे में, फिर भी मैं आसानी से आंसर तक पहुंच जा रहा हूँ। ठीक है, ये होता है इन एलिमिनेशन ट्रिक्स का फायदा। ठीक है, बट इन एलिमिनेशन ट्रिक्स को हम जब तक यूज नहीं कर सकते, जहां तहां यूज नहीं कर सकते। तो वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको इन एलिमिनेशन ट्रिक्स को कब और कैसे यूज करना है। इसके बाद वाला जो है, ये भी हम इससे पहले वाले स्लाइड में ही कर चुके हैं। मे, माइट, सम, कैन, ऐसे और स्टेटमेंट्स हमेशा करेक्ट होते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए सास के रिगार्डिंग, तो बायर्स कैन कस्टमाइज, तो ये सही ही होगा। यूजर्स कैन एक्सेस, सही होगा। आउटलुक ऑफ हॉटमेल, ये मुझे नहीं पता, है ना, ये मुझे नहीं पता। तो इसकी मदद से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हैं और हम करेक्ट ऑप्शंस तक पहुंच जाते हैं। यहाँ ऑप्शंस नहीं दिया गया, बट आपको अगर पता चल जाता कि 1 एंड 2 सही है, तो 1 एंड 2 ऑप्शन में मान लीजिए कि ऐसा है, 1 ओनली, बी है 2 ओनली, सी है 1 1 एंड 3, और डी है 1 2 एंड 3। तो आपको पता है कि दोनों ही आंसर से, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट सही है यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें फर्स्ट नहीं है, और बाकी सब हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है यानी कि इसमें दूसरा स्टेटमेंट नहीं है, ये नहीं हो सकता। इसमें भी दूसरा स्टेटमेंट नहीं है, ये नहीं हो सकता, यानी कि आंसर क्या है? डी। तो ऐसे हम फाइनल आंसर तक पहुंच जाते हैं। इसका बाद इसके बाद का जो रूल है ये है, साइंस एंड टेक क्वेश्चंस में ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ये कब करेक्ट होते हैं? जब ऑप्शन एप्लीकेशन बेस्ड हो। एप्लीकेशन बेस्ड यानी कि जब ऑप्शन एप्लीकेशन की बात कर रही हो, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग
टेक्नोलॉजी, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक हो गया, एआई हो गया, बिग डेटा हो गया। इनके जब यूज की बात की जाए कि इनका एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो वैसे ऑप्शंस हमेशा सही होते हैं। तो यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी की हम बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाय नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है, यूज की बात हो रही है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, एप्लीकेशन की बात हो रही है नैनो टेक्नोलॉजी की, तो ये ऑप्शन सही ही होगा। नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी। इसका यूज जीन थेरेपी में हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है, तो ये भी सही ही होगा, क्योंकि दोनों ही जो स्टेटमेंट है एप्लीकेशन ऑफ नैनोटेक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी स्टेटमेंट एप्लीकेशन की बात करेंगे तो वैसे स्टेटमेंट को हम हमेशा सही मानेंगे। ठीक है, तो बोथ 1 एंड 2। सेम टाइप के सवाल यहाँ जीन सीक्वेंसिंग से सवाल है। जीन सीक्वेंसिंग कैन बी यूज्ड, फिर एप्लीकेशन की बात हो रही है। आगे मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि एप्लीकेशन की बात हो रही है, और एप्लीकेशन की बात होगी तो ये सही होने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा है। उसके बाद दिस टेक्निक हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड, फिर से हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वेराइटीज, फिर से बात हो रही है एप्लीकेशन की कि न्यू वेराइटी ऑफ सीड में ये टाइम को रिड्यूस करता है, तो ये भी सही होगा। इट कैन बी यूज्ड, फिर से यूज की बात हो रही है यानी कि एप्लीकेशन, तो तीनों के तीनों ही सही है, यानी कि 1 2 3 आंसर है डी। तो अगर मुझे नहीं भी पता होता जीन सीक्वेंसिंग के बारे में, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने सीरियसली पढ़ाई की है और आपको जीन सीक्वेंसिंग के बारे में नहीं पता, क्योंकि आपको पता है कि इमर्जिंग जितनी भी टेक्नोलॉजीज होती हैं उन पे यूपीएससी सवाल पूछता है, तो इनके बारे में आपको पता होगा। ठीक है, पर अगर नहीं भी पता होता तो आप ट्रिक्स की मदद से इसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगला ट्रिक देखते हैं। अगला ट्रिक कह रहा है कि इन मैच द फॉलोइंग, वन ओनली, थ्री ओनली, या फिर ऑड ऑप्शंस आर करेक्ट। यानी कि अगर मैच द फॉलोइंग है ABCD 1 2 3 4, ठीक है, तो अगर मैच द फॉलोइंग है, आपको मैच करना है, तो ऐसे में वन ओनली, थ्री ओनली, या फिर ऑड ऑप्शन, जहां भी ऑड ऑप्शन हो वो करेक्ट होगा। ये थोड़ा कॉन्फ्यूजिंग रूल है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस रूल का यूज आप कम से कम करें। ठीक है, अगला रूल देखते हैं। आंसर ऑफ वन क्वेश्चन इन सम अदर क्वेश्चन, जैसे कि आप पेपर सॉल्व कर रहे हो और आप क्वेश्चन नंबर 1 आपने करा, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए जीन सीक्वेंसिंग से था, फिर आप क्वेश्चन नंबर जब 10 कर रहे हो तो वहां किसी ऑप्शन में, या फिर यहाँ क्वेश्चन जब पूछा जाता है इसके क्वेश्चन में या फिर ऑप्शन में इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो तो आप भले ही ध्यान से पढ़ना, कि ऐसा ना हो कि किसी क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दिया गया है पेपर में, फिर भी आप उसको गलत करके आ रहे हो। ठीक है, बट इसके भी ऑकरेंस के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। 2019 में एक बार देखा गया था कि ऐसा हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। एक्सचेंज आंसर्स, रीड केयरफुली, यानी कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है और बता रहा है कि ए का जो फंक्शन है वो है, ए का फंक्शन जो है वो है 1, और बी का फंक्शन जो है वो है 2, सी का फंक्शन है 3, और डी का फंक्शन है 4। तो कभी कभी क्या होता है जब ऐसे फंक्शन वाले सवाल अरेंज करते हैं ना, तो ए का फंक्शन को 2 पे और बी के फंक्शन को 1 पे एक्सचेंज कर देते हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये जो आप जैसे ही पढ़ते हो ना ऑप्शंस, आप आसानी से कैच कर पाओगे कि इसका जो फंक्शन है ना वो एक्चुअली में ये है, और इसका जो फंक्शन है वो एक्चुअली में ये है। ठीक है, तो आपको पेपर ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अगला रूल देखते हैं। बेस्ट सुटेड एंड मेकिंग मोस्ट सेंस लाइंस आर करेक्ट। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है, मान लीजिए व्हाट इज लिबर्टी,
और आपने क्वेश्चन ये पढ़ा, ये पढ़ के आपको लगा कि ये सही है, ठीक है, और आपने इसको मार्क कर दिया, पर आपने बी, सी और डी नहीं पढ़ा। जबकि जब आप सबको पढ़ते हैं तो आपको सबसे परफेक्ट जो आंसर लगता है वो सी लगता है, ठीक है। तो ये रूल क्या कहता है कि आप जल्दीबाजी में आंसर मार्क ना करें, ठीक है। आप सारे ऑप्शंस को केयरफुली पढ़ें। कभी कभी क्या होता है ना कि सारे ही ऑप्शन सही होते हैं, ये चारों के चारों ऑप्शन सही होते हैं, बट इनमें से आपको वो टिक करना होता है जो सबसे ज्यादा सेंसिबल है, यानी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन को सबसे परफेक्ट तरीके से क्वेश्चन को डिफाइन कर रहा हूँ, क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। अगला रूल है, रिपोर्ट्स आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, यानी कि वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट, नीति आयोग का रिपोर्ट, आईएमएफ का रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूटीओ का अगर कोई रिपोर्ट है तो ठीक है, डब्ल्यूटीओ का कोई वैसे रिपोर्ट आता नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो जो भी बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके रिपोर्ट्स के बारे में हमेशा हर साल एक क्वेश्चन आता है इससे। और आपको पता है कि हर साल अगर एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है तो आपको वर्ल्ड बैंक के सारे रिपोर्ट्स को प्रिपेयर कर लेना चाहिए, आईएमएफ के सारे रिपोर्ट को, डब्ल्यूएचओ के सारे रिपोर्ट्स को प्रिपेयर कर लेना चाहिए, ठीक है। वैसे रिपोर्ट्स तो 100 से ज़्यादा आते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, पर आपको अगर मेजर ऑर्गेनाइजेशंस के रिपोर्ट के बारे में पता होगा ना तो आप आसानी से एलिमिनेट कर पाओगे। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है और बोल रहा है वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट, ठीक है। ये कौन पब्लिश करता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वर्ल्ड बैंक, यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है नीति आयोग, नीति आयोग, सी ऑप्शन दिया गया है आईएमएफ और डी ऑप्शन दिया गया है इसका करेक्ट जो आंसर है वो, ठीक है। तो आपने अगर इन पे नोट्स बना रखा था, वर्ल्ड बैंक के सारे रिपोर्ट्स लिख रखे थे, नीति आयोग के, आईएमएफ के भी आपको सारी रिपोर्ट्स अगर पता है तो आप आसानी से एलिमिनेट कर दोगे कि वर्ल्ड बैंक का तो नहीं है, नीति आयोग का भी नहीं है, आईएमएफ का भी नहीं है, तो बचा कौन सा, डी, ठीक है। तो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ने का ये फायदा होता है। अगला ट्रिक देख लेते हैं। ये है यूपीएससी का प्यार, यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, ओके जस्ट ए मिनट, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे यूपीएससी बेहद प्यार करता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, अंडमान एंड निकोबार, विजयनगर, बुद्धिज्म, जैनिज्म, यूरोपियन यूनियन, एशियन, कोरल्स, वैक्सीन्स। आप देखोगे कि इन टॉपिक्स पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछना कभी नहीं बोलता। तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, कुछ भी है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में मुझे नहीं पता, ए, बी, सी, डी ऑप्शन है और इसमें मुझे एक ऑप्शन दिख गया विजयनगर, और मुझे क्या पता है कि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक जो है वो विजयनगर है। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन में रिस्क लेना होगा तो मैं विजयनगर को ही टिक करूंगा, ठीक है। अगर मुझे बिल्कुल ही नहीं पता है तब तो मैं सजेस्ट करूंगा कि स्किप कर देना चाहिए आपको क्वेश्चन, बट आपको ये पता है कि ऐसे टॉपिक यूपीएससी बहुत पूछते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको रिस्क लेना हो तो आप ये टिक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और एक एग्जांपल से समझा दूं, मान लीजिए ये क्वेश्चन है और ऑप्शन में यहाँ पे है बुद्धिज्म, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, यहाँ पे है बी कुछ भी है, सी कुछ भी है और डी कुछ भी है, और मुझे पता है कि यूपीएससी हर साल बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछता है। अगर मुझे इस क्वेश्चन में रिस्क लेना होगा तो मैं बुद्धिज्म पे ही मार्क कर, समझ में आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिडर हिंदी मीनिंग एज वेल, कभी कभी कुछ टर्म से पूछे जाते हैं, हिस्ट्री के कुछ टर्म्स होते हैं ना, हिस्ट्री के कीवर्ड्स, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो कोई भी कीवर्ड्स है मान लीजिए और उसका हिंदी मतलब आपको पता है, तो हो सकता है कि उससे आपको कुछ आइडिया मिल जाए कि एक्चुअली में उसका मतलब क्या है, ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल है मैंडेटरी और कंपलसरी। जब भी ऐसे स्टेटमेंट यूज हो कि कोई चीज मैंडेटरी है या फिर कंपलसरी है,
तो ये भी किस कैटेगरी में आ जाता है? एक्सट्रीम वर्ड्स के कैटेगरी में आ जाता है, एक्सट्रीम वर्ड्स की कैटेगरी में आ जाता है। और ऐसे मान लीजिए कि कोई ऑप्शन है और वहां पे दिया गया है मैंडेटरीली, कोई काम आपको करना है कि आधार कार्ड इस चीज के लिए मैंडेटरी है, और मुझे इस ऑप्शन के बारे में पता नहीं। अगर मुझे नहीं पता है कि ये ऑप्शन सही है या गलत है, मुझे नॉलेज नहीं है, तो मुझे रिस्क लेना होगा, तो मैं इसको गलत मार्क करूंगा। क्यों गलत मार्क करूंगा? क्योंकि मैंडेटरी और कंपल्सरी वर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम गलत ही होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रूल है डोंट थिंक डीप, यानी कि बहुत ज्यादा आप क्वेश्चंस के बारे में ना सोचें। आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको लग गया कि ऑप्शन ये इसका आंसर है, ठीक है, आपको पता चल गया कि ऑप्शन ए आंसर है, और बाद में आप इसको ओवर थिंक करके आप ऑप्शन ए को कट करके सी को मार्क कर देते हैं, ठीक है। आप ऐसे सोचना चालू कर देते हैं कि आपको लगता है कि वाह मैंने क्या सोचा है, मेरे जैसा तो कोई सोच ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन मेरे अलावा कोई और सही नहीं कर सकता। जब भी आपने ऐसा सोचा कि आपके अलावा कोई भी इस क्वेश्चन को सही नहीं कर सकता, यानी कि 100% मान लीजिए कि आपने इस आंसर को गलत मार्क किया है। इसलिए क्वेश्चन पे ओवर थिंक करके आंसर अपना ना बदले, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, वर्ड्स लाइक नो, कैनॉट, यानी कि नो और कैनॉट का यूज हो तो 80% चांसेस ये होते हैं कि ऐसे वर्ड गलत होंगे। जैसे खराई कैमल के बारे में, इट इज केपेबल ऑफ स्विमिंग अप 3 किलोमीटर्स इन सी वाटर, नहीं पता हमें मार्क कर देते हैं। इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैनग्रोव, ठीक है, मैनग्रोव को ग्रेज करके ये सर्वाइव करता है, ठीक है। अब ये ऑप्शन खराई केमल के बारे में है कि मैनग्रोव को ग्रेज करके, ये भी मुझे नहीं पता। इट लिव्स इन वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, यहाँ पे देखिए कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड बोला जा रहा है कि आप कैमल को डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते। इंसान यहाँ लायन को, टाइगर को, सबको डोमेस्टिकेट करके बैठा है, और आप बोल रहे हो कि कैमल्स को हम डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते। तो थ्री गलत हो गया। अगर थ्री गलत हो गया और बाकी दोनों स्टेटमेंट के बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं, तो थ्री को आप यहाँ से गलत करें, यहाँ भी थ्री है, यहाँ भी थ्री है, तो कट हो गया। ऑप्शन क्या बचा? वन एंड टू। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। अगला जो रूल है ये है वन ऑफ द सिमिलर ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी कि दो ऑप्शन अगर सिमिलर टाइप के हैं, जैसे कि ये सवाल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ई लीजर। अब यहाँ पे देखिए टू डिटेक्ट नेट्रिनोस, उसके बाद टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स, to detect the effectiveness of missile defense system, to study the effect of solar flares and communication। तो यहाँ पे देखिए टू डिटेक्ट और टू डिटेक्ट, यहाँ पे न्यूट्रिनोस और यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स, ये दोनों ऑप्शन बहुत सिमिलर लग रहे हैं, यानी कि इन ऑप्शंस को आपको कंफ्यूज करने के लिए फ्रेम किया गया है। तो चांसेस ये है कि इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा, या तो ये वाला या तो ये वाला। तो ऐसे केसेस में आप 50-50 का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है वन ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स। अभी देखा था कि हमने अगर सिमिलर स्टेटमेंट हो तो भी सही होता है, और कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट हो, यानी कि एक स्टेटमेंट कुछ और बोल रहा हो और एक बोल रहा हो कुछ और। नहीं नहीं, एक स्टेटमेंट, मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट ये है और ये बोल रहा है कि ओके, ये कलर, ये जो कलर है वो रेड है, ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, और दूसरा बोल रहा है, नंबर बी स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये कलर रेड नहीं है, ठीक है। तो या तो ये वाला सही होगा या तो ये सही होगा, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, है ना। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग अगर स्टेटमेंट हो तो दोनों में से एक सही होता है, जैसे कि 2013 का ये क्वेश्चन देखिए, एन इंक्रीज इन बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट द market rate of interest is likely to fall. Central bank is no longer making loans to commercial bank. Central bank is following
इजी मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। और यहाँ से हमें पता होता है कि इजी और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी एक दूसरे के अपोजिट है। तो या तो आंसर क्या होगा, इजी मॉनेटरी पॉलिसी, या तो ऑप्शन होगा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप आपको समझ आ रहा है, यानी कि कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स होंगे जहां भी, तो वहां उन दोनों स्टेटमेंट के बीच ही आपको आंसर मिलेगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो एलिमिनेशन का ट्रिक था वो पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं व्हेन टू यूज, व्हेन टू यूज एलिमिनेशन टेक्निक। तो मान लीजिए कि आपने नॉलेज बेस्ड सवाल किए, नॉलेज बेस्ड, और आप उन स्टूडेंट में से हैं जो 30 to 40 जो सवाल आए हैं, इनमें से आपने 35 क्वेश्चंस कर दिए सही। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन अगर आपने सही किए तो आपका नंबर कहाँ पहुंच गया, 70 क्वेश्चन पर। सॉरी, आप कहाँ पहुंच गए, 70 मार्क्स पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बाद नॉलेज बेस्ड के बाद, नॉलेज बेस्ड एलिमिनेशन में जो मीडियम नॉलेज बेस्ड एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन, ये कितने आते हैं, ये भी 30 to 40 क्वेश्चन होते हैं, 30 to 40 क्वेश्चन होते हैं। इनमें से आपने 20 सही कर दिए या फिर 25 सही कर दिए, 25 मान लीजिए कि सही कर दो, तो 25 सही कर दिए आपने तो कितने हो गए, 70 क्वेश्चन यहाँ, 70 मार्क्स यहाँ, और 25 के 50 मार्क्स यहाँ। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर 3। नंबर 3 क्या है, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें ना तो आपको नॉलेज है और ना ही एलिमिनेशन ट्रिक आप यूज कर पा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में आपको जनरली रिस्क नहीं लेना होता है, जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता, आप सिर्फ ट्रिक के बेसिस पे सॉल्व कर रहे हो। इसके बेसिस पे अगर आप 70 और 50 कितना हो गया ये, 120 मार्क्स अगर इन दोनों में पहुंच गया है आपका, ठीक है, तो इसमें से माइनस भी कर दे 20 जो नेगेटिव मार्किंग होगी, तब भी आप 100 मार्क्स पे हो, है ना। तो ऐसे लोगों को एलिमिनेशन ट्रिक का यूज अगर आप नहीं भी करते हो तो चलता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये दोनों राउंड करने के बाद, नॉलेज बेस्ड, पूरा नॉलेज बेस्ड और नॉलेज बेस्ड एलिमिनेशन करने के बाद भी आप 70 मार्क्स पे हो या फिर 80 मार्क्स पे हो, ठीक है, तब आपको ट्रिक से सवाल करने की जरूरत है, इन ट्रिक्स को यूज करने की जरूरत है। ठीक है, तो आप इन सारे ट्रिक्स को, जो भी ट्रिक्स यहाँ पे सिखाए गए हैं ना, जस्ट अ मिनट, जो भी ट्रिक्स यहाँ पे सिखाए गए हैं, इन ट्रिक्स को आप अपने मॉक टेस्ट में यूज कीजिए, टेस्ट में यूज कीजिए, और फिर आप अपना रिजल्ट को एनालाइज कीजिए। ठीक है, कि कब कब आप ट्रिक लगा रहे हो तो वो ट्रिक सही हो रहे हैं, और कहाँ कहाँ आप ट्रिक लगा रहे हो तो वो गलत हो रहा है। इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको इन ट्रिक्स को यूज करने का आदत होना चाहिए। यानी कि आप जब इनको प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कब मुझे इन ट्रिक्स का यूज करना है और कब इन ट्रिक्स का यूज नहीं करना है। ठीक है, और ये जितने भी सारे रोल्स के जो पीपीटी है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।